Hello guys, welcome back all of you in our channel Embrace IAS. In this video, we are going to discuss about GS paper 1. We all know UPSC has taken 3 exams to clear and become an IAS. UPSC हमारे 3 एग्जाम लेती है, उसके बाद हम लोग को IAS, IPS या IRS रिक्रूट करती है। वो एग्जाम 3 फेज में कैसे होता है? सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, देन इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ये GS1 and GS2. GS1 is basically all the GS we have read throughout the year, full GS, and in GS2 there is a CSAT, that is aptitude test. GS में हमें अब 45 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए, और CSAT में जो कि यूपीएससी का क्राइटेरिया है 33% का, हमें ये क्राइटेरिया मीट करना होता है। दैट मीन्स वी हैव टू करेक्ट 27 क्वेश्चंस। जब 45 पेपर 1 में और 27 पेपर 2 में हम करेक्ट करेंगे तब हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमें मेंस के लिए चांस मिलेगा लिखने के लिए, उसके बाद इंटरव्यू में। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस 45 पे आ गया है क्योंकि यूपीएससी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इस बार के हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, तो इस बार का जो 2023 का पेपर था वो सबको पता है कि कितना कठिन पेपर आया था। इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उस पेपर ने कैसी हालत कर रखी है सबकी। बहुत कठिन पेपर था। इसके बाद हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर जो रिसेंट ईयर्स हैं, जो 23, 2022, 2021 एंड 2020। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें थ्रू आउट द पासिंग ईयर्स द कट ऑफ विल बी डिक्लाइन। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैटेगरी भी GS, मतलब जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST। तो 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं सब लोग, तो वो जनरल का जो है 85 है, और EWS का 80, एंड OBC के लिए 84, एंड SC के लिए 71, एंड ST के लिए 66। एंड इन 2022 द कट ऑफ वाज 88 फॉर जनरल, 82 फॉर EWS, 87 फॉर OBC, एंड SC ST के लिए 74 और 69। इसी तरह 2021 में कितना था? 87 जनरल का, 80 EWS का, 84 OBC का, SC का 75, एंड ST का 70। एंड 2020 में 92, 77 EWS, 89 OBC, 74 SC एंड 68 ST। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो थ्रू आउट द पासिंग ईयर्स द कट ऑफ विल बी डिक्लाइन। आगे जाकर के अगर यूपीएससी का जो डिफिकल्टी लेवल है इसी तरह बढ़ता रहा तो ये कट ऑफ और ज्यादा गिरेगा। हम देख रहे हैं जैसे कि देखिए 2020 में जनरल का कट ऑफ 92 था। 92 मतलब कितना? हमें 46 क्वेश्चन सही करने थे, क्योंकि 45 इंटू 2 90, तो 46, एक क्वेश्चन 2 नंबर। इसके बाद 87, इसके बाद 88। ये वेरिएट कर रहा है थोड़ा सा, बट डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग। इसके बाद 85। अदर कैटेगरीज में भी इसी तरह 77 पहले, ये तो बहुत ही ज्यादा कम था वो। फिर इसके बाद
80, फिर 82, फिर 80 आ गया। बेसिकली हम लोग को अगर कट ऑफ एनालाइज करना है तो हम लोग जनरल और ओबीसी से कर सकते हैं, और जबकि जनरल और ओबीसी में अब डिफिकल्टी लेवल मतलब कट ऑफ लेवल इतना ज़्यादा वेरिएट नहीं करता है, मुश्किल से 1 या 2 नंबर का करता है। फिर भी इनको अलग कैटेगरी बना रखा है इन लोगों ने, कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं। पहले 89 था, फिर 84 हुआ, यहाँ पे वेरिएट किया 87, फिर से 84 आ गया। तो दैट मीन्स ये कि जैसे जैसे पेपर कठिन होता जा रहा है तो कट ऑफ गिरता जा रहा है, बट इट डजेंट मीन कि लोग पढ़ना कम कर रहे हैं। कट ऑफ गिरने का मतलब ये नहीं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल इतना है कि वो कट ऑफ गिर जाता है क्योंकि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ गिरता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अगर 45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं GS1 में, तो वी हैव चांसेस टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की बात हो गई कि 45 क्वेश्चन हमें GS1 में और GS2 में 27 क्वेश्चन मिनिमम इतने सही होने ही चाहिए, तभी हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा देन वी गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। वेट अ सेकंड, आई विल मूव इट। इन मेंस वी हैव टू गिव 8 एग्जाम्स, हमें यहाँ पे 8 एग्जाम्स देने होते हैं। एसे, लैंग्वेज, GS1, GS2, GS3, GS4, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शनल, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है उस ऑप्शनल के 2 पेपर, ऑप्शनल फर्स्ट पेपर, ऑप्शनल सेकंड पेपर। तो टोटल हमको 8 एग्जाम्स देने होते हैं मेंस में। जब इन 8 एग्जाम्स में हम लोग अच्छा स्कोर करते हैं तब जाके वी गॉट द चांस फॉर द इंटरव्यू। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ UPSC एग्जाम। आफ्टर दिस clearing the interview, we got selected in UPSC and become an IAS, IPS and IRS and other posts also. But the major posts are these along with Indian Foreign Service, IFS. तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि UPSC का पैटर्न क्या है एग्जाम लेने का। तो इसमें जो GS पेपर्स हैं इनका सिलेबस UPSC ने डिफाइन कर रखा है along with optional. There are many optionals and UPSC gave syllabus of every option. तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर GS पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग GS1 को डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर GS1 पेपर। वेट अ सेकंड, अगेन रिमूव इट। For GS1 paper, we have to analyze it on the basis of 4 parameters. This is GS1 and हम लोग इसको एनालाइज करेंगे 4 पैरामीटर्स पे। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा सिलेबस, इसके बाद सेकंड पैरामीटर है हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए, फिर हमें इसका PYQ से कैसे रिलेशन करना है, मतलब जितने भी सोर्सेस और सिलेबस हैं इनको किस तरह से PYQ से रिलेट करना है। मतलब PYQ आंसर करने के लिए हमें पर्टिकुलर सोर्सेज भी पता होने चाहिए कि कहाँ से पढ़ के PYQ का आंसर दिया जाए। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजी टू रीड द सिलेबस एंड लर्न द मटेरियल। स्ट्रेटेजी मतलब कि हमको GS1 को किस तरह टैकल करना है और किस तरह पढ़ना है। तो वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप।
Firstly, we have go through the syllabus. In syllabus we all know, and हर टॉपर भी यही कहते हैं कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में आने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो आपको सिलेबस एकदम दिमाग में रहना चाहिए, मतलब एकदम याद हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेबस को ले करके बैठ जाना है और रट लेना है, पूरा रटना नहीं है, आपको इसको मेमोराइज करना। मेमोराइज करने का लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स देने नहीं, मैं बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, आपको बस 3 से 4 बार वो चीज करनी है, आपको सिलेबस एकदम मेमोराइज हो जाएगा। और बहुत कोई कठिन चीज नहीं है सिलेबस। पर्टिकुलर पेपर का सिलेबस आप लीजिए, उस सिलेबस को आप छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक डाउन कर दीजिए। जैसे GS1 में 5 मेजर टॉपिक्स, वो मेजर टॉपिक्स मेजर सब्जेक्ट, जैसे इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। ये मेन 5 सब्जेक्ट GS1 के सिलेबस में है। अब इस 5 सब्जेक्ट और 5 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को भी ब्रेक डाउन करना है। मैं अभी बताऊंगा सिलेबस दिखा करके उसको बताऊंगा कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है। इस ब्रेक डाउन से आप बहुत आसानी से इस सिलेबस को मेमोराइज कर सकते हैं। और इस मेमोराइजेशन से क्या मदद मिलेगी? इस मेमोराइजेशन से मदद ये मिलेगी कि आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगा कि ये चीज़ सिलेबस में है, इससे आप सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे। और यूपीएससी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि यूपीएससी में मतलब जीएस पढ़ना है। जीएस मतलब अनंत सागर है ज्ञान, जीएस बहुत ज्यादा वाइड है। तो हमें इसमें से डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड और व्हाट नॉट टू रीड। हमें ये डिफरेंस करना आना चाहिए। इफ वी डोंट एबल टू डिफरेंस इट, देन वी आर गोइंग ऑन अनदर ट्रैक। So main purpose to memorize the syllabus is to differentiate what to read and what not to read. तो अब हम लोग चलते हैं पीडीएफ पे। जो हम लोगों ने पीडीएफ बनाई है वो सिलेबस और सोर्सेस के लिए बनाई है। सो लेट्स मूव टू द पीडीएफ। यस, that's the PDF. This is the document which is made after the depth analysis of the syllabus and the content for the sources, and these sources are available in the market. बट कोई छोटी मोटी दुकान पे मत चले जाना भाई, जहाँ घर के बगल में जो छोटी दुकान है उस पर मत जाना, वहाँ नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर जो यूपीएससी बुक्स रखते हैं बुक स्टोर, वहाँ पे आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगा जो कि यूपीएससी रिलेटेड बुक्स रखते हैं। ये कोई मतलब यूनिक बुक्स नहीं है, ये जनरल बुक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। तो एज वी टॉक, हम पहले सिलेबस देखते हैं और ये देखेंगे कि सिलेबस को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। Yeah. So I have told you in the GS1 we have 5 major topics. First, Indian heritage and culture. Second one, Indian history, and the third one is world history. And the fourth one is society, and the fifth one is geography. So let's move to the first subject, that is Indian art and culture. इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। I'll show you how to break it. जैसे कि इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर विल कवर salient aspect of the art forms, literature, architecture from ancient to modern times. तो इसमें आपको कैसे ब्रेक करना है? हमें आर्ट एंड कल्चर में क्या चीजें पढ़नी है? 3 चीजें पढ़नी है। क्या? आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। और ये पढ़नी है एंशियंट से मेडिवल तक। तो ये इसका ब्रेकडाउन हो गया। फर्स्ट पॉइंट का ब्रेकडाउन क्या है? आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल, 3 चीजें पढ़नी है। अब सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities and issue। इसमें हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में से हमें क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं?
मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ने हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। जहाँ जहाँ भी आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से, तो उसमें जितने भी पर्टिकुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको आपको हमेशा याद रखना है, और जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया नेशनल मूवमेंट में उनके बारे में पढ़ना है, और क्या क्या इश्यूज हुए नेशनल मूवमेंट के दौरान या फ्रीडम के दौरान उन इश्यूज को पढ़ना है। तो ये हमारा हुआ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ब्रेकडाउन। इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल को ब्रेकडाउन इसी तरह कर लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे लिखें, फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, important contributors and contribution from the different part of the country। इसमें हमें स्टेजेस लिखनी है। जैसे हम सब जानते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की 3 स्टेजेस थी, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पहला मॉडरेट था, फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड पावर वाले थे, जो मसल पावर यूज करते थे, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, फिर गांधी एरा, ये 3 स्टेजेस हैं। तो पहले वाले में हमको स्टेजेस लिख लेना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, फिर इस स्टेजेस में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज की बात करी जाए। कंट्रीब्यूटर्स मींस पर्सनैलिटीज विच कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर उसके कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कंट्री के कौन कौन से पार्ट्स जो थे फ्रीडम स्ट्रगल में इंगेज थे और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे। जैसे कि मद्रास में जितने भी मतलब रिवॉल्ट हुए उनके और उन रिवॉल्ट से क्या फ्रीडम स्ट्रगल में उसको पेस मिला कि स्लो डाउन हुआ, ये सारे कंट्रीब्यूशंस। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। हम सब जानते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट मीन्स आफ्टर 1947, 1947 के बाद इंडिया को कंसोलिडेट भी करना था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और सब अलग अलग थे, कुछ डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान जाना है, इस वजह से उसका कंसोलिडेशन जरूरी था। एंड रीऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स reorganization on the basis of language, administration and culture, many different things, because India is a diverse country. So the one rule over all, it is just like impossible. So we have to reorganize the country according to diversity. That's why we call India is a country of diversity. We live within the diversity. So post independence को इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कैसे करना है, इसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं, कंसोलिडेशन एंड सेकंड पॉइंट इज रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन मीन्स द स्टेट्स कंसोलिडेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। And the related fact that doesn't mean the consolidation only means to consolidate the states within the India and reorganization of the states. That means consolidation, the issues also related to the consolidation process. The reorganization process also have the many different issues. We also have to read about it. So in every topic we are breakdowning it. हम सबको उसके 360 एंगल पे सारी चीजें पता करनी है। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन है, तो रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 360 डिग्री पे जितनी भी चीजें हैं हमें सब के बारे में पढ़ना है, ना कि सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है, क्योंकि ब्रेक डाउन करने से आप मेजर वर्ड्स जो है अपने दिमाग में रखेंगे, जिससे कि आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ये याद आ जाएगा कि ये चीज़ पढ़नी है या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना है। तो इस वजह से सिलेबस को मेमोराइज करने के लिए आप पर्टिकुलर जो कीवर्ड्स हैं उनको एक ब्रेक डाउन करके बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ड, फोर्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री। From the 18th century, such as the Industrial Revolution, World Wars, withdrawal of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies such as the communism, capitalism, socialism, and their forms and the effects on the society. इसको बनाने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए वर्ड हिस्ट्री, और फिर इसके ब्रेकडाउन में
सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर इवेंट्स कुछ सिलेबस में बता दिए कि कौन कौन से इवेंट्स हमें पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, नेशनल बाउंड्रीज रीड्रॉल, फिर इसके बाद कोलोनाइजेशन, फिर डीकोलोनाइजेशन, इसके बाद पॉलिटिकल फिलोसफीज जो कि उस वक्त इमर्ज हो रही थी, जैसे कि कम्युनिज्म, जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कार्ल मार्क्स ने, कैपिटलिज्म, ये वेस्टर्न फिलोसफी है बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ द कम्युनिज्म। तो ये सारी पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं जो कि 18th सेंचुरी के एरा में इमर्ज हो रही थी। तो पॉलिटिकल फिलोसफीज, इसको हम लोगों ने पर्टिकुलर 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से इसका ब्रेक डाउन करके हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी रिमेंबर रखना है कि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें अपने 6 कीवर्ड्स याद आने चाहिए कि ये जो कीवर्ड्स थे ये हमारे सिलेबस में मेंशन थे, हमें इन कीवर्ड्स के 360 डिग्री जितना भी फैक्ट, डेटा, मटेरियल जो कुछ भी है हमें सब कुछ मेमोराइज करके रखना है, और वही सारा चीज पीवाईक्यू में हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है? सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization and their problem and their remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism. इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। राइट इट सोसाइटी, देन फर्स्ट फीचर्स एंड डाइवर्सिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कीवर्ड वुमेन, वुमेन से रिलेटेड 360 डिग्री जितनी भी चीजें हैं सारे पे हम लोग को अपनी नजर रखनी है। फिर पॉपुलेशन, फिर पोवर्टी, पोवर्टी में जितना भी 360 डिग्री पे है पोवर्टी के, अर्बन पोवर्टी, रूरल पोवर्टी, पोवर्टी विद इन द सिटी, इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, social empowerment, communalism, regionalism and secularism, ये सारे कीवर्ड्स आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, सैलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, distribution of the key natural resources across the world, including South Asia, Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world, including India, and important geophysical phenomenon such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, and geographical features and their location. Changes in the critical geographical features, including water bodies, ice caps, and the flora and fauna, and effect of the such things. These are the main topics in the geography. तो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो ज्योग्राफी को हम लोग पहले एक डिवीजन करते हैं, उसके बाद सब डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला डिवीजन है ज्योग्राफी का, मेजर डिवीजन इस तरह से करेंगे। यहाँ पे फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दीज टू आर द बेसिक डिविजन्स। इसके बाद हम लोग फिजिकल में देखेंगे। फिजिकल में हम लोग का ये जो नीचे दे रखा है फिजिकल फिनोमिनन्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो। फिजिकल में हमारे क्या है? अर्थक्वेक, सुनामी, volcano and climate change also,
Climate change leads to the water bodies and ice caps. Water bodies, ice caps, इनको क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके पढ़ना है, इसलिए क्लाइमेट चेंज भी अपने कीवर्ड्स में ऐड कर लेना। अब इसके बाद ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ये दो मेजर टॉपिक हैं इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी में, जिसमें कि आपको इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। इस तरह से आप पूरे सिलेबस को पर्टिकुलर छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके उनके कीवर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं। जब इन कीवर्ड्स को मेमोराइज कर लेंगे आप, तो आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो ये कीवर्ड्स आपसे पढ़ते समय स्ट्राइक करेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ सिलेबस में है, ये चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको कहीं पे राइट डाउन भी करना है। तो ये फायदा होता है कि सिलेबस को मेमोराइज करना। और ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज द सिलेबस। You just break down the syllabus into the small and the subdivision of the syllabus into the keywords, and you remember the keywords wherever whenever you read anything. ये हमारा सेकेंड पार्ट भी GS1 डिस्कशन का खत्म हुआ। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट था हमारा, वो हमारा था PYQ रिलेशन। अब हम ये इसमें शो करेंगे कि PYQ किस तरह से इस सिलेबस में से आप लोग कभी सोचते होंगे कि सिलेबस में से PYQ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, या फिर हमें सोर्सेस में PYQ के आंसर्स नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ हम दिखाएंगे। तो फॉर PYQs we have made a particular PDF for you all guys. In this, every PYQ is based on the particular topic. जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है जो GS1 सिलेबस का, इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर। तो इसमें इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं फ्रॉम 2013 टू टिल 2022, वो सारे PYQs पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाले में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आर्किटेक्चर का है, क्योंकि आर्किटेक्चर वाला सेक्शन है। तो इसमें जितने भी PYQs हैं वो सारे आर्किटेक्चर के हैं। उसमें ये भी बता दिया है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से, आर्किटेक्चर से है कि कंट्रीब्यूशन से है, स्कल्पचर से है, लिटरेचर से है, किस चीज़ से, और उसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए पर्टिकुलर सोर्सेस भी लिख रखे हैं। तो these are the sources and these are the topics and these show the year and this is the marks, that how much marks contain this PYQ. So this is the PDF we have made for you all guys. You don't have to do rush in finding the PYQs. So we have made for you. जैसे कि अब इसमें हम आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग चूज करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन। तो ज्योग्राफी में जैसे ये सैलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये हमारा सिलेबस का पॉइंट है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ। ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट है? एटमॉस्फेयर चैप्टर का। एटमॉस्फेयर में हमारे पर्टिकुलर लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे लोअर लेयर अपनी ट्रोपोस्फियर होती है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आयनोस्फियर। इस तरह से ये सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें कि हमारी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। क्यों? क्योंकि इसी लेयर के अंदर हम लोग सर्वाइव करते हैं, इसी लेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की इंपॉर्टेंस को बताना है। तो इस इंपॉर्टेंस को बताना है, तो आपको किस सोर्स में इसका आंसर मिलेगा, इसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर सोर्स सेक्शन भी बनाया है, और यहाँ PYQ में भी लिख दिया है कि किस सोर्स में जाकर के आपको इसका आंसर मिल सकता है। GC लियोंग बुक में, जो कि डिटेल्ड बुक है फॉर ज्योग्राफी, फॉर ऑल टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, डिटेल्ड बुक इज GC लियोंग एंड NCERT क्लास 11th and class 12th. These are the two major NCERTs for the geography portion.
in this NCERTs, you have got the major conceptual answers. So in the class 11th NCERT, in the atmosphere topic, you got the troposphere and its significance. That's all asked in the question. Let us see the second question. Discuss the meaning of the color coded weather warnings for cyclone prone areas given by the IMD. तो इसमें ये बोल रहा है कि जो साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज हैं, उन कोस्टल एरियाज में जब साइक्लोन आने वाला होता है तो आईएमडी जो है वार्निंग रिलीज करता है कि ये जो साइक्लोन है कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है। अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है उसके लिए एक पर्टिकुलर कलर, अगर कम डिस्ट्रक्टेबल है उसके लिए एक पर्टिकुलर कलर, अगर ज्यादा हार्म नहीं है एकदम नॉर्मल है या फिर कोस्ट तक आ नहीं पाएगा उसके लिए पर्टिकुलर कलर। तो उस कलर कोडेड वार्निंग को लेकर के क्वेश्चन है। तो कौन इसमें टॉपिक हमारा कौन सा है? साइक्लोन टॉपिक है और इसका आंसर मिलेगा क्लास 11th की एनसीईआरटी में पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि IMD रिलीज द वार्निंग्स इन द कलर कोडेड फॉर्म्स and also detailed explanation in the GCLeon. So this is just to show you that how the answers can be given from your sources which you have read for the UPSC. So this is it. Now हम लोग अपने PDF पे वापस चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस क्या क्या हैं। एक सेकेंड, दीज आर द सोर्सेस। तो हम सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्रंच वाला ये सीन रहता है कि हम लोग ढूंढते हैं कि क्या सोर्सेस हैं जिनको हम पढ़ लें जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए। जितने भी न्यू कमर्स होते हैं वो इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि हमारे सोर्सेस क्या होने चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो वो बहुत से टॉपर टॉक्स भी देखते हैं, टॉपर्स वीडियोस भी देखते हैं, टॉपर्स बुक लिस्ट भी देखते हैं, है ना। तो टॉपर्स हैव अ बुक लिस्ट, दे आल्सो टोल्ड अबाउट द जनरल बुक लिस्ट, है ना। तो it doesn't matter you go for the which books that the topper follows, it doesn't matter, you just follow one book which is relevant for the UPSC and have the ease market availability. So let us see for Indian culture, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, बस इंडियन एनसीईआरटीज उठानी है, ओल्ड एनसीईआरटीज उठानी है, एंशिएंट इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटीज उठानी है जो कि RS शर्मा वाली है। एंशिएंट इंडिया RS शर्मा और मेडिवल इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो सतीश चंद्रा की। ये हमें पढ़नी है एंशिएंट और मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज में। और इंडियन आर्ट्स, ये हमारी एनसीईआरटीज जो है फाइन आर्ट्स, उसमें हमें पार्ट 1 क्लास 11th का और पार्ट 2 क्लास 12th का ये हमको पढ़ना है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। और फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है तो आप देवदत्त पटनायक को प्रेफर कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी बुक नहीं है बट जस्ट अ रेफरेंस बुक। इफ यू वांट मोर नॉलेज ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन गो फॉर द देवदत्त पटनायक, डोंट रश फॉर द नितिन सिंघानिया। In my opinion it is the worst book because it have lots of the content which is relevant but impossible to memorize. So don't go for the Nitin Singhania. In Devdutt Patnaik you got the topics well arranged, well discussed in the story format along with the facts. So if you want to go for the detailed book as your reference book then go for the Devdutt Patnaik. It is best book for the art and culture as compared to the Nitin Singhania. Now we move for the modern India and the post-independence India. For modern India, everyone said Spectrum is the best, written by the Rajiv Ahir. Spectrum basically आपके prelims plus means दोनों पे फोकस करती है क्योंकि Spectrum contains lots of the fact along with the story. So Spectrum is most beneficial for the prelims as well as the mains exam. It will cover all in the modern history. India's struggle for the independence, Bipin Chandra. Bipin Chandra आप पढ़ सकते हैं, but if you want to read in a story format and don't want to give much attention for the revision, then you can go for the one reading for the Bipin Chandra. It is a book just for
just for reading you as a story format. And for the India after independence, you can go for the Bipin Chandra. Post independence also given in the spectrum, but not in the detail. That's why you can go for the Bipin Chandra for the post independence. This is also written in a story format, but it is more detailed than the spectrum in the post independence section. But for the modern Indian history and the Indian struggle, you can go for the spectrum only. This is the only thing that you can prefer. In my opinion, spectrum is the best one for the modern history. And for the world history, we have NCERT's themes in the world history uh, in the class 11 section NCERT. Then you can go for the NCERT's for the world history basic information, and then history of the world by Arjun Dev. This is the detailed book for the world history. It is not beneficial for those persons whose optional is not history, but if you want to read in a detail as a reference book, then you can go for it. But it is more beneficial for the history optional students, not for the GS purpose. It is not much beneficial. A book on the world history by the Shivlal Gupta. This is the recent launch book. You can go for it. In this book, every topic is given with a short and crisp manner. आपको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको रश नहीं करना पड़ेगा. जैसे पर्टिकुलर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जितनी रिलेटेड चीज है वो सारी चीज आपको पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाएगी. आपको रश नहीं करना पड़ेगा कि इसका आधा पार्ट किसी और सेक्शन में कहीं और है. इसी बुक में आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प पर्टिकुलर सब कुछ मिल जाएगा एक ही पॉइंट पे. तो आई थिंक दिस वन इज मोस्ट बेटर देन द Arjun Dev for those persons who don't have the history optional. But if anyone have the history optional, then go for the Arjun Dev. It will benefit you in the prelims as well as the mains and also in optional. Oh, sorry. It is not in the prelims. For the mains, this one, and for optional. If you don't have the history option, then go for the Shivlal Gupta. And the fourth topic is geography. In geography, you have to read 6 to 12 NCERT must. You must read all 6 to 12 NCERT if you are a newcomer. If you already read the books about the geography or in geography subject, then you can go for the 11th, 12th class geography NCERT. But if you don't know about anything about the geography, then you can go for the 6 to 12. It gives you the basic information in the childish form in the 6th, 7th, and 8th class NCERTs that make your interest in the geography. So go for the NCERTs. In geography section, you must read the NCERTs. It will build your fundamentals. Then for the detail, you can go for the GC Leon. It is the best book for the detail and the reference book for the geography. And the most important thing in the geography is mapping. Everything in the UPSC preparation you can relate only through the mapping of India as well as the world. UPSC also asks question directly from the mapping. Approx 4 to 5 questions directly from the mapping UPSC asks in every prelims. So mapping you must have to know the mapping. And after a few times मैपिंग सीरीज आई हैव लॉन्च्ड. थोड़े समय बाद हम मैपिंग सीरीज भी शुरू करेंगे, उसमें आप मैपिंग को फॉलो कर सकते हैं. एंड दिस विल बी द डिटेल एनालिसिस ऑफ द मैपिंग ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स. just like we have the 7 continents, then we can move through the continent wise, and in the continent we have moved through the regions. Just like in the Asia we have the 5 divisions, then we can move in the Asia continent with the particular divisions. So wait for the mapping session. I'll be launching soon. So if you want to see the mapping in the detailed format, then you can visit our videos. We'll be launching in few days. So mapping is also most important part. Mapping is the base
through which you can relate anything in the UPSC preparation. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सोसाइटी. Society is largely current based. In the current affair magazine, there is a society portion where the societal matters are tackled. So हमें जितने भी करंट अफेयर मैगजीन्स हैं पर्टिकुलर कोई भी एक उठा लेनी है, उनमें से जो सोसाइटी वाला पोर्शन है उससे हमें सोसाइटी के करंट इश्यूज कवर करने हैं. और अगर इसके जो बेसिक फंडामेंटल जो इश्यूज हैं और फंडामेंटल्स हैं सोसाइटी के, वो हम कवर कर सकते हैं एनसीईआरटीज के लिए, क्लास 11 एंड द क्लास 12, in which the class 11th NCERT is basically for the sociology optional students, because it is in this class 11 sociology there are the theories and the evolution and everything which is relevant for the sociology optional. But for the GS paper, the 12th class NCERT for the society is best. You can go for only 12th class NCERT if you are only GS student, not for the sociology optional. Then these are the sources which I have described you all. So this is the third part of our discussion of GS paper 1. Now there is a last part, that is strategy. In the strategy portion, हमें ये देखना है कि हमें जीएस पेपर 1 को किस तरह टैकल करना है. तो जीएस पेपर में हमारे पास बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, बर्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी. तो इसमें सबसे पहले अगर आप मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, अगर न्यू कमर है, तो आप सबसे पहले जाइए ज्योग्राफी पे. ज्योग्राफी क्यों करना है? वेट अ सेकेंड, ओके ये चल नहीं रहा है दोस्तों. हाँ, नॉट्स वर्किंग. ओके, थैंक यू. यस, नॉट विल वर्क. हाँ, तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी को कवर करना है. क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग को कुछ भी पढ़ने से पहले ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें मैपिंग पढ़नी है. क्यों? क्योंकि मैपिंग इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड. इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्लेसेस किस जगह पे हैं, कौन से सी रूट्स किस जगह पे हैं, कि किस जगह से वहाँ पे ट्रेड होता था, किस जगह से वहाँ पे मतलब नेविगेशन हुआ, जिसके थ्रू वहाँ पे सब कनेक्शंस हुए, वर्ल्ड वॉर कैसे हुए, ट्रेड रिलेशंस कैसे क्रिएट हुए. ये सारी चीज़ें हमें मैपिंग से ही पता चलेगी. मैपिंग से हमें रूट्स पता चलेंगे, मैपिंग से हमें लोकेशंस पता चलेंगी, मैपिंग से हमें पर्टिकुलर डिविजन्स पता चलेंगे, पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में पता चलेगा, उनकी लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमें मैपिंग से पता चलेंगी. और जब मैपिंग से पता चलेंगी तो उसके बाद हम आराम से रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि हिस्ट्री, दिस रिलेशन इज नॉट ओनली फॉर द ज्योग्राफी, दिस रिलेशन इज इन द एवरी सब्जेक्ट. जस्ट लाइक इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो आईबीसी सिविलाइजेशन थी उसका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से रिलेशन था. तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस जगह पे थी तो हम लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे. रिलेट नहीं कर पाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो है वीक हो जाएगा. तो मैपिंग से हमें ये पता चलेगा कि वो सिविलाइजेशन किस पार्ट पे थी और आईबीसी किस पार्ट पे थी, उनके बीच में ट्रेड जो होता था वो किस तरह होता था, लैंड रूट से होता था कि सी रूट से होता था कि, और कौन कौन से तरीके थे, कैसे जा सकते थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी. ये सब कुछ मैपिंग से पता चलता है. तो मैपिंग इज relevant for the all subjects whichever we have read or will be read in the UPSC preparation. So this is the base for the UPSC preparation. You first go for the mapping, then go for the other things and the other subjects. तो हमें सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजी वाइज जीएस 1 को टैकल करना है तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी में भी सबसे पहले हमें मैपिंग पढ़नी है. देयर आफ्टर ज्योग्राफी के बाद हमें कवर करना है हिस्ट्री पोर्शन. हिस्ट्री के बाद हमें करना है मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, हिस्ट्री के बाद हमें करना है आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के बाद सोसाइटी, देन वी गो फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री. इससे बेनिफिट ये रहेगा कि ज्योग्राफी हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है. तो प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी कवर हो जाएगा.
इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी कवर हो जाएगा। एंड दीज आर द 2 टॉपिक्स ओनली फॉर द मेंस। So firstly you have to complete those topics which comes in both prelims as well as the mains, and it will make a base for the other subjects. So this is the strategy, go for the subjects in this way, and it will give you the more solid base for the other subjects. So friends, this is it for the GS1 analysis about the strategy, sources, syllabus, and everything I have taught you. So thank you. See you in the next video for the analysis of GS2. Thank you.